दिनांक 4/5/2020 को रात्रि में बहादुरपुर थाना अंतर्गत तारालाही गांव में एक औरत की हत्या रात मध्य रात्रि में कर दी गई थी और जिसकी सूचना स्थानीय लोगों को द्वारा पुलिस प्रशासन को दी गई थी और उसके बाद से हत्यारा फरार चल रहा था। लेकिन जिला प्रशासन के चुस्ती के बावजूद हत्यारा पकड़ा गया और आज वो न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है। आइए आपको बताते चले कि आखिर पूरा माजरा क्या था। माजरा ये था कि बहादुरपुर तारालाही गांव में जिस औरत की हत्या की गई उसका नाम सुधा देवी था और उसके पति का नाम संतोष भगत था और कहा जाता है ये संतोष भगत अपने अन्य 2-3 साथियों के साथ मिलकर सुनिश्चित योजना बनाकर इस घटना को अंजाम दिया और घटना को अंजाम देने के बाद पुलिस प्रशासन को कोई सूचना नहीं दी। ये इस फिराक में थे कि पुलिस प्रशासन को कुछ पता नहीं चलेगा और हम हत्या करके सीधी तौर पर बच जाएंगे, लेकिन उनकी योजना काम ना आई। उनकी योजना धरे के धरे रह गई और पुलिस प्रशासन ने अपना कर्तव्य दिखा दिया। पुलिस प्रशासन के अथक मेहनत के बाद इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के बाद इन लोगों को न्यायिक हिरासत भेज दिया गया है। माजरा यह है कि जो सुधा देवी पति जिनका नाम संतोष भगत है, ये दोनों की शादी आज से 10 साल पूर्व हुई थी और इनके संतोष भगत का नाजायज संबंध अपने साली के साथ था और साली के बार बार दबाव बनाने के बाद शादी के लिए वो अपने पत्नी को बीच रास्ते से हटा देना चाहता था ताकि पत्नी खत्म हो जाएगी और वो साली से दूसरी शादी रचाकर फिर अपना जिंदगी गुजर बसर करेगा। मुख्य साजिशकर्ता के रूप में उसकी साली का नाम सामने आ रहा है और उसके पति सुधा देवी का पति संतोष भगत अपने 3-4 साथियों के साथ मिलकर रात्रि में सुनियोजित ढंग से अपने पत्नी की हत्या कर दी। लेकिन गिरफ्तार हुए व्यक्ति के पुलिस एक भी बात नहीं सुनी और जब मुस्तैदी के साथ पुलिस उनसे टॉर्चिंग पर आई, सारी बात जानकारी लेने की ठानी, तो संतोष भगत सारी बातें बता दी और अपने कांड को, अपने जुर्म को कबूल कर लिया। आइए आपको दिखाते हैं कि अपराधी को गिरफ्तार करने के बाद वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने क्या कहा। गायघाट क्षेत्र के 2 अपने और साथियों को साथ में शामिल किया और घटना की रात में आधी रात के समय पर वो लोग आए स्कॉर्पियो से। तो मृतका की छोटी बहन घर के अंदर कमरे में ही सोई हुई थी मृतका के साथ में। उसने दरवाज़ा खोला, तीनों व्यक्ति अंदर गए और मृतका की उन्होंने हत्या की। हालांकि मृतका पूरी तरह से मरी नहीं थी और कुछ सांसें बाकी थी, उनको DMCH ले जाया गया, लेकिन सुबह तक वहाँ पर उन्होंने दम तोड़ दिया। और उसके बाद कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी, घर वालों ने पुलिस को सूचना नहीं दी इस केस की। यहीं से पुलिस को शक हुआ कि जरूर इसमें घर के अंदर के लोग ही शामिल हैं, भले ही आरोप बाहर वालों पे अज्ञात पर लगाया जा रहा है। तो एक काफ़ी अच्छे तरीके से प्रशिक्षु IPS ने केस का उद्भेदन किया है और सभी साक्ष्यों के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। 3 वो लोग हैं जिन्होंने हत्या की और मृतका की छोटी बहन, इन 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है। सर, किस हथियार से हत्या की गई? इसमें इन्होंने हाथ से ही गला दबाकर उनकी हत्या करने की कोशिश की थी और अधमरी को इन्होंने मरा हुआ समझ के छोड़ दिया। हालांकि बाद में बच नहीं पाई इलाज के क्रम में भी। क्या सर ये दोस्ती के ख्याल से आए थे या भाड़े पर आए हुए थे? इन्होंने जो पूछताछ में बताया है कि स्कॉर्पियो उन्होंने भाड़े पर वहाँ से हायर की थी और ये बोला था कि किसी भोज में जा रहे हैं, भोज के बहाने स्कॉर्पियो से यहाँ पहुँचे ये और घटना को अंजाम देके जब निकल गए तो मृतका की छोटी बहन ने रात में हल्ला कर दिया कि कुछ अज्ञात व्यक्ति घर के अंदर घुस गए थे और उनकी बड़ी बहन की हत्या करने की कोशिश की। तो मोहल्ले के काफ़ी लोग जग गए और चोर का हल्ला भी हुआ गांव में, लेकिन पुलिस को किसी ने सूचना नहीं दी और इनको इलाज कराने उपयुक्त तरीके से घर वाले DMCH चले आए। क्या इन लोगों का पूर्व का भी कोई आपराधिक इतिहास रहा इस तरफ? जो लोग गायघाट से गिरफ्तार हुए हैं इनके बारे में गायघाट पुलिस से संपर्क किया गया है और इनका क्रिमिनल हिस्ट्री का ही पता लगाया जा रहा है। क्या कार्रवाई की जाएगी? इसमें जल्दी ही इनको इनके विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया जाएगा। कांड का अनुसंधान लगभग पूरा है। इनके मोबाइल से जो हम लोगों ने डिटेल देखे हैं उससे भी ये स्पष्ट हो गया है कि मृतका की छोटी बहन और उसके जीजा के बीच में अवैध संबंध था और इसके अलावा ये भी स्पष्ट हो गया है कि घटना की रात्रि में तीनों व्यक्ति यहाँ पर घटनास्थल के पास में ये लोग मौजूद थे। इस कांड में टोटल कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई? टोटल 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। महिला की छोटी बहन जिसने षड्यंत्र को रचने में मुख्य भूमिका निभाई, इसके अलावा मृतका का पति और उसके 2 दोस्त। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूरे राज्य के आला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक समीक्षात्मक बैठक की,
जिस बैठक में मुख्य रूप से लॉकडाउन के अवधि में जो बाहर से अप्रवासी छात्र और मजदूर आ रहे हैं उनके कार्यों का अवलोकन और निरीक्षण किया गया, जो किस तरीके से उनका आना जाना हो रहा है, कोई असुविधा तो उन्हें नहीं हो रही है। साथ ही लॉकडाउन अवधि के अंतर में जो कोई भी नुकसान हुआ है किसानों का भारी ओलावृष्टि के लेकर के, बारिश को लेकर के, उसके लिए कृषि विभाग के आला अधिकारियों के साथ ही समीक्षात्मक बैठक की। साथ ही लगभग सभी विभाग के आला अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करके कुछ आवश्यक निर्देश दिए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि मुख्यमंत्री ने आवश्यक निर्देश देते हुए आला अधिकारियों और आम जनताओं से क्या कहा है। मुझे अपनी फिक्र कहां, मुझे तो फिक्र आपकी है। बिहार सरकार का यही मूल मंत्र है। एक वानगी देखिए, जब देश चिंतित था कि आखिर प्रदेश से बाहर रह रहे कामगार और छात्र को कैसे अपने राज्य लाया जाए, तब बिहार ने एक बार फिर देश को राह दिखाई और केंद्र सरकार को सलाह दी कि बाहर फंसे लोगों के लिए रेलवे की मदद ली जाए। आज उसी का परिणाम है कि देश के हर राज्यों के लोग आराम से अपने घर लौट रहे हैं। हम सबसे पहले केंद्र सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो हम लोगों का सुझाव था कि रेलगाड़ी के माध्यम से ही हमारे जो प्रवासी बाहर फंसे हुए हैं, बिहार के रहने वाले लोग वहाँ, चाहे छात्र हों या मजदूर हों या कोई पर्यटक हो या कोई भी हो, तो ट्रेन से ही आने की सुविधा उनके लिए बेहतर होगी, ये व्यवस्था कर दी गई और पिछले 2 दिनों से ये सिलसिला प्रारंभ भी हो गया। हमारी जिम्मेदारी की यह इतिश्री नहीं है, हमने आगे भी आपके समुचित ख्याल का बीड़ा उठाया है। किस तरह से आएंगे और कौन लोग आएंगे, इसके बारे में केंद्र सरकार ने जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत उनका जो गाइडलाइन जारी होता है, उस गाइडलाइन में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कर दिया और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे अधिकारियों ने दी। किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। तो जो लोग भी आएंगे यहाँ, उनके लिए जिस स्टेशन पर रेलगाड़ी आएगी वहाँ से जो जहाँ के निवासी हैं उनके प्रखंड मुख्यालय में ले जाया जाएगा। यहाँ थोड़ी जांच करके और प्रखंड मुख्यालय में उनके लिए पूरा का पूरा क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है और इंतजाम किया गया। वहाँ उनको 21 दिन तक रहना है और 21 दिन तक रहने के बाद जब वो निकलेंगे तो उस समय उनको जहाँ फंसे हुए थे जिस राज्य में, वहाँ से यहाँ आने में जितना भी पैसा लगा, रेल का भाड़ा या अन्य प्रकार से उनको पैसा लगा वो, और हम लोग जो क्वारंटाइन सेंटर पे सब तरह का इंतजाम किए, उनके रहने का, उनके भोजन का, आवासन का, उनके चिकित्सा का, सब कुछ देखने का। एक बार फिर दूर दराज से अपने लोग आए जिनके लिए अखियां तरस रही थी। सरकार ने भी बड़े आदर के साथ उनकी खैर मकदम की, सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए। आज यहाँ दानापुर स्टेशन पर 2 ट्रेन आने वाली है। एक ट्रेन आ चुकी है जो कि एर्नाकुलम से आई हुई थी और दूसरी तिरूर डिस्ट्रिक्ट से आने वाली है। और इस ट्रेन में 1167 और 1143 पैसेंजर्स इसमें थे और प्रत्येक बोगी से एक करके क्रमानुसार यात्री उतरते हैं और उनकी जांच करा करके और उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन करवाते हुए उनको बस में भेजा जाता है। और साथ में बस में उनको भोजन और पानी की भी व्यवस्था की गई है और सभी यहाँ से यात्रीगण जो हैं यहाँ से प्रस्थान करके अपने ज़िलों में जाएंगे, जहाँ पर वो 21 दिनों के लिए क्वारंटीन में, ब्लॉक क्वारंटीन में रहेंगे। और हाँ, तारीफ करनी होगी उन प्रवासी मजदूरों की जिन्होंने भी बड़े अनुशासन के साथ प्रशासन का साथ देते हुए अपने हृदय के उद्गार प्रकट किए। घर में माँ बाप परिवार सब परेशान थे, वो अब बेटे के लिए परेशान थे, परिवार कोई पत्नी के लिए, तो इसीलिए हम लोग भी घर जाना चाहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की इतना धन्यवाद करूंगा कि वो हम लोग को बुलाया, अच्छी बात है, उसके लिए मैं धन्यवाद अदा करता हूं नीतीश कुमार का। घर आने के बाद मैं बहुत खुश है। सरकार को बहुत अच्छा काम किया, हम लोग घर लेके आया कि हम लोग वहाँ बहुत परेशान थे, अपना घर में रहेंगे, अपना माँ बाप के साथ रहेंगे, अच्छा रहेंगे। तो सरकार, हम लोग नीतीश सरकार बहुत अच्छा है, हम लोग के लिए बहुत सोचा, बहुत अच्छा किया, इसके लिए हम लोग धन्यवाद करते हैं। हम लोग भी इसके साथ हैं, हर दम रहेंगे, 24 घंटा रहेंगे। वो नीतीश कुमार जिंदाबाद। कोशिशें जारी हैं और हिम्मत बरकरार है। बस कुछ कदम आप चलें,
कुछ कदम हम चलें, फासला बनाकर ही सही। यकीन मानिए एक दिन ये घनघोर घटा छट जाएगी और फिर बिहार में बहार होगा, हमारा आपका सपना साकार होगा। बस सजग रहिए, सतर्क रहिए, कोरोना हारेगा, बिहार जीतेगा। सब लोगों से मेरी आग्रह करें कि जो लोग भी बाहर से आ रहे हैं उनको प्रेरित करिएगा और जो क्वारंटाइन सेंटर है उसमें रहें, ये सब के लिए उपयोगी है। और जो भी लॉकडाउन लागू किया गया है तो हम बिहार के लोगों को इस बात के लिए अभिनंदन करते हैं कि हमारे बिहारवासी अधिकांश, इक्का दुक्का कोई इधर उधर करता होगा, लेकिन अधिकांश लोग, सब लोग नियमों का पालन करते हैं। और वही कारण है कि बिहार को उस तरह से परेशानी नहीं, जो बाहर से आने वाले किसी व्यक्ति के चलते कुछ लोगों को हो गया, जो कि धीरे धीरे बढ़ा है, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ के लोगों में जो जागृति है उसके कारण कम से कम लोगों पर असर पड़ा है। और इस प्रकार से हम लोग जो कोरोना वायरस है उस पर कामयाबी हासिल करें। आप बहुत अच्छे हैं और आप हमेशा रहें बिहार में, आप बिहार की शान हैं। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच इस तस्वीर को देखिए। ट्रॉलियों पर सामान ले जाते ये बच्चे आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि आखिर ये जगह कौन सी है। एयरपोर्ट? जी हां, पहली नजर में मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन मेरा भ्रम उस वक्त टूट गया जब पता चला कि ये बच्चे कोटा से लौट कर उतरे दानापुर स्टेशन की है। और कहते हैं ना, जब माहौल अपने अनुकूल हो तो खुद ब खुद चेहरे पर अलग सी चमक आ जाती है। घर आके बहुत ही बढ़िया लग रहा है, जैसे लगता है कि सब चीज़ यही हैं। बिहार सरकार के सुझाव को केंद्र ने माना और रेल के जरिए देश के भविष्य को सुरक्षित अपने मंजिल तक पहुंचाया। वहाँ पे हम लोग का अच्छा मैनेजमेंट था, हम लोग पहले मतलब अच्छे से गए, हम लोग को बैठाया गया और प्लस हम लोग को एयरलाइन की तरफ से अच्छा से खाना प्रोवाइड हुआ, तो उसमें अच्छे खासे हम लोग का मतलब जरूरत के लगभग सारे सामान थे खाने को लेकर, और फिर भी मास्क भी थे, सब कुछ अच्छे तरीके से थे और फिर प्रॉपर मैनेजमेंट से बैठाया भी, कोई खास हम लोग को दिक्कत तो नहीं हुआ। और फिर रास्ते में भी ट्रेन काफ़ी अच्छी सुविधा थी, मतलब सीट भी काफ़ी साफ़ थी और मैनेजमेंट भी काफ़ी सही था, पुलिस वाले भी काफ़ी एक्टिव थे, मतलब इधर कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ। और बीच में मतलब हम लोग को खाने के लिए मिला मुगल सराय में। क्या क्या बताएं, क्या था, किस किस का नाम ले, हमने तो सोचा ना था। वैसे बहुत बढ़िया है, पहले तो ट्रेन आराम से रुकी, फिर उसके बाद फॉर्म दिया गया, फॉर्म बढ़िया से भरने के बाद टाइम दिया गया, फिर एक करके उतरने पे सैनिटाइज़र दिया गया, उससे हाथ ठीक से साफ करके फिर टेम्परेचर वगैरह चेक हुआ, थर्मल चेक, फिर उसके बाद अच्छा से ट्रॉली मिला, उस पर बाहर सामान लेके आए, फिर खाने के लिए भी मिला। आज दिल को तसल्ली मिल रही है, अपनों को दिल के करीब पाकर। हमें वहाँ से पिक किया गया, वहाँ से एयरलाइन वाले ने इतना हेल्प किया, कोटा के सारे एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ से हमें हेल्प किया, फिर यहाँ के बिहार गवर्नमेंट सारे हमें हेल्प किया, सारे कुछ, तो सारे क्रेडिट तो कोटा और बिहार के गवर्नमेंट के ही जाता है। अच्छा लग रहा है अपनों को अपनों के बीच पाकर। हम लोग को उम्मीद नहीं था कि मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलाउ रहेगा, लेकिन यहाँ के मालूम चला तो काफ़ी खुश हुआ कि मतलब अदर डिस्ट्रिक्ट बच्चे को भी भेजा जा रहा है उनके सुविधा अनुसार। चलिए, अब सुकून है, चैन है, लेकिन आराम नहीं है, क्योंकि हमने तो अब ठाना है कोरोना को हराना है और बिहार को जिताना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुझाव और परामर्श के बाद मंगलवार को कोरोना संकट से राज्य को उबारने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सर्वदलीय बैठक का मकसद हर दल के नेताओं की राय और सुझाव लिया जाना था। बैठक में अभी तक के हालात पर भी चर्चा हुई, साथ ही राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय और राहत के कार्यों की जानकारी दी गई।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर किसानों को मिला कृषि इनपुट। लॉकडाउन के बावजूद मार्च में हुई फसल क्षति की भरपाई। बिहार के किसानों को दिया जा रहा अनुदान। कोरोना काल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर राज्य में रबी मौसम वर्ष 2019-20 के मार्च महीने में असामयिक वर्षा, आंधी व ओलावृष्टि के कारण फसल क्षति की भरपाई के लिए करीब 1.78 लाख किसानों के बैंक खाते में कृषि इनपुट अनुदान के रूप में करीब 61 करोड़ 37 रुपए अंतरित कर दी गई। इसके पूर्व फरवरी माह में फसल क्षति के लिए राज्य के 71,104 किसानों के खाते में करीब 25 करोड़ 61 लाख रुपए कृषि इनपुट अनुदान भेजा जा चुका है। बच्चों के खाते में भेजी गई मिड डे मील की राशि। स्कूल बंद रहने के बावजूद 378 करोड़ रुपए ट्रांसफर। डीबीटी के जरिए भेजी गई राशि। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन के दौरान स्कूल बंद रहने के बावजूद नामांकित 1.29 करोड़ बच्चों के खाते में मध्याह्न भोजन योजना के 378.70 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के जरिए भेजी गई है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि स्कूल बंद रहने के दौरान स्कूलों में बच्चों को पका भोजन देना संभव नहीं था, इसलिए सरकार ने कार्य दिवस के अनुसार सभी नामांकित बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना की राशि उनके खाते में भेजने का निर्णय लिया था। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में हुए आतंकी हमले में औरंगाबाद जिले के गोह प्रखंड के देवहरा गांव के निवासी सीआरपीएफ के वीर जवान संतोष कुमार मिश्रा के शहीद होने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि देश उनकी शहादत को हमेशा याद रखेगा। वो इस घटना से काफी मर्माहत हैं। मुख्यमंत्री ने वीर सपूत की शहादत पर उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य सचिव गृह आमिर सुहानी, प्रधान सचिव स्वास्थ्य संजय कुमार, प्रधान सचिव आपदा प्रबंधन प्रत्यय अमृत ने मीडिया कर्मियों के साथ संवाद किया। इस दौरान राज्यों से प्रवासी मजदूरों तथा छात्र छात्राओं की बड़ी संख्या में आवागमन की स्थिति को देखते हुए बिहार में लॉकडाउन को अपेक्षाकृत अधिक कड़ाई से लागू किए जाने पर जोर दिया गया। और बिहार की स्थिति यह है कि बिहार में अभी नए नए जिले, नए नए क्षेत्र और नए नए केसेस जानकारी में आ रहे हैं जहां संक्रमण फैल रहा है, और साथ ही साथ बाहर से बड़ी संख्या में छात्रों और मजदूरों की, प्रवासी मजदूरों के आने की स्थिति बनी हुई है। तो इस कारण ये ज़रूरी समझा गया कि राज्य सरकार में राज्य के अंदर अधिक कड़ाई बरती जाए। लॉकडाउन के तीसरे चरण में कार्य योजना को लेकर मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन ने समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने निर्देश देते हुए कहा कि कोरोना वायरस से संबंधित रिस्पांस टीम हर क्षण अलर्ट व जागरूक रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दूसरे राज्यों से आ रहे छात्रों व श्रमिकों को क्वारंटीन रखने की पूरी व्यवस्था की जाए। किशनगंज जिला भी कोरोना संक्रमण की लड़ाई पूरे हौसले से लड़ रही है। जिलाधिकारी आदित्य प्रकाश के निर्देश पर आशा कार्यकर्ताओं और मेडिकल टीम की ओर से डोर टू डोर सर्वे कार्य जारी है। पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर मेडिकल टीम घर घर जाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण भी कर रही है। अन्य राज्यों से आ रहे प्रवासी मजदूरों व छात्रों को क्वारंटीन रखने के लिए जहानाबाद जिला प्रशासन ने खास तैयारी की है। जिलाधिकारी के निर्देश पर जिले के बॉर्डर पर चिकित्सक प्रवासी श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रहे हैं। दंडाधिकारियों द्वारा निबंधन प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेजा जा रहा है। विशेष ट्रेन से 395 विद्यार्थी कोटा से खगड़िया अपने गृह जिला पहुँचे। जिलाधिकारी आलोक रंजन के निर्देश पर इन बच्चों की मेडिकल स्क्रीनिंग हुई। इन बच्चों को क्वारंटाइन सेंटर भेजने की जगह अपने अपने घरों पर ही क्वारंटीन रहने का आग्रह किया गया है, ताकि बच्चे अपने परिजनों से दूर न रहें। मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन कोरोना वायरस संक्रमण के साथ चमकी बुखार के खिलाफ भी मुस्तैदी से जंग लड़ रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के निर्देश पर मेडिकल टीम अलग अलग प्रखंडों में जाकर लोगों को चमकी बुखार के प्रति जागरूक कर रही है। मेडिकल टीम अभिभावकों से बच्चों को सही पोषण देने के लिए भी आग्रह कर रही है। दूसरे राज्यों से अपने घर पहुंचे छात्र छात्राओं का दरभंगा जिला प्रशासन ने खास अंदाज में स्वागत किया। सर्वप्रथम रेलवे जंक्शन पर ही उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग की गई। इसके बाद छात्रों को मिथिला पेंटिंग डिजाइन से सजी मास्क दिया गया। इसके अलावा बच्चों को खाने के पैकेट्स और पानी के बोतल भी दिए गए। जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम के निर्देश पर इन बच्चों को फिलहाल होम क्वारंटीन में रहना पड़ेगा।
केरल के एर्नाकुलम एवं तिरूर से बिहारी श्रमिकों को लेकर स्पेशल ट्रेन दानापुर पहुंची। जिलाधिकारी कुमार रवि व वरीय पुलिस अधीक्षक उपेंद्र शर्मा ने दानापुर स्टेशन पहुंचकर स्वास्थ्य स्क्रीनिंग सुविधाओं का जायजा लिया। जिलाधिकारी के निर्देश पर 2675 श्रमिकों को 90 बसों से उनके गृह जिला भेजा गया। बक्सर जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए एक बार फिर समीक्षा बैठक बुलाई। जिलाधिकारी अमन समीर ने बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण को हराने के लिए जिला प्रशासन बुलंद हौसले से जुटी हुई है। बाहर से आने वाले प्रत्येक प्रवासी मजदूर व छात्रों का तत्परता से मेडिकल स्क्रीनिंग किया जा रहा है। जिला सचिव विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय दरभंगा के द्वारा दरभंगा जिला के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले कुष्ठ रोगियों के आवासीय क्षेत्र का भ्रमण किया। साथ ही उनके रहन सहन, खान पान एवं स्वास्थ्य जांच की संबंधी जानकारी का जायजा भी लिया। उन लोगों ने जिला प्रशासन अथवा सरकार के द्वारा विपदा के इस घड़ी में मिल रही सुविधाओं के संबंध में जिला विधिक प्राधिकार के सचिव को जानकारी भी दी। निरीक्षण के क्रम में दरभंगा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के दरभंगा के पीछे स्थित रहमगंज कुष्ठ कॉलोनी वार्ड नंबर 34 में रह रहे कुष्ठ रोगियों के द्वारा बताया गया कि उन्हें जिला प्रशासन के द्वारा 20 दिन पूर्व कुछ राशन की व्यवस्था कराई गई थी, जिससे उनका खान पान संभव हो सका था। वहां उपस्थित कुछ कुष्ठ कॉलोनी वार्ड नंबर 34 के वार्ड सदस्य अनोखा देवी के द्वारा यह बताया गया कि कुछ कुष्ठ रोगियों के परिवार का राशन कार्ड बनवाने हेतु आवेदन संबंधित विभाग में जमा किया गया है, परंतु अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं दी गई है। कुछ कुष्ठ रोगियों ने बताया कि लगभग 20 से 25 कुष्ठ रोगियों की ऐसा परिवार है जिनका नाम न तो राशन कार्ड में है और किसी भी सरकारी खाते में नाम इनका दर्ज नहीं है और किसी प्रकार की कोई सुविधा इन्हें नहीं दिया जा रहा है। साथ ही दरभंगा जिला के प्रखंड के अंतर्गत भिंडर लोहिया नगर वार्ड नंबर 1 स्थित कुछ रोगियों का आवासीय परिसर का भी निरीक्षण किया गया। लॉकडाउन की अवधि में अब तक जिला प्रशासन के द्वारा सिर्फ एक बार 200 ग्राम चूरा और गुड़ उन लोगों को उपलब्ध कराया गया है। इसके अलावा कोई भी कच्चा राशन अभी तक उन लोगों को उपलब्ध नहीं कराया गया है। प्राइवेट स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अमरीश कुमार यादव उपस्थित होकर के बताया कि वो अपने स्तर से सभी कुष्ठ रोगियों का स्क्रीनिंग कर मशीन के द्वारा जांच भी किया। इस मौके पर प्राइवेट स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के कर्मचारियों के अलावा पैरा विधिक इंद्रजीत कुमार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के कर्मचारी इमामुद्दीन और रंजय शर्मा भी उपस्थित थे। कोरोना बॉस, उन्होंने लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला कर लिया है। इतनी सी बात पर तुम घबरा कर मेरे पास चले आए। अब तक ऐसा कहीं नहीं हुआ कि हमारा इन्फेक्शन बेअसर साबित हुआ। लॉकडाउन बढ़ाने से क्या होगा? कुछ प्रॉब्लम है क्या कोरोना डार्लिंग? कुछ खास नहीं मोना डार्लिंग, बस ये लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं। स्मार्ट बॉय को जरा फोन लगाओ। ओके। यस, who's there? स्मार्ट बॉय, सुना है लॉकडाउन बढ़ाकर तुम मेरे इन्फेक्शन का धंधा बंद करना चाहते हो। अब कब तक लॉकडाउन लगा के तुम मेरे इन्फेक्शन को रोक सकोगे? मोना, इनसे कुछ नहीं होना। माइकल, निकालो साइकिल और फैला दो इन्फेक्शन चारों तरफ। अबे हो चिंदी चोर छाप लेवल की इन्फेक्शन, खामोश। जब गिरड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है, लेकिन जब तेरे जैसे चपड़गंजू वायरस की मौत आती है तो वह हिंदुस्तान की ओर भागता है। और एक बात, माना कि तेरी वजह से लोग परेशान हैं, थोड़ा गम है, लेकिन तेरी मौत का आखिरी वारंट खुद हम हैं। रख फोन। माइकल, पंक्चर होती दिख रही है अपनी इन्फेक्शन की साइकिल। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में जो अप्रवासी मजदूर हैं, अप्रवासी छात्र हैं, उन्हें अपने अपने गृह राज्य में लाने की कवायद सरकार के द्वारा तेज कर दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद ऐसे लोग, ऐसे अप्रवासी मजदूर जो सरकार के इस सुविधा उपलब्ध कराने से पहले ही कोई न कोई साधन लेकर के अपने जगह को छोड़ करके अपने गृह राज्य में आने के लिए जो तत्पर हो गए थे, ऐसे लोगों की जीवटता देखते ही बनती है। आए दिन आप ये अखबार के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं कि कोई पैदल ही अपने गृह राज्य के लिए चल देता है, कोई साइकिल से, कोई जुगाड़ गाड़ी से, कोई ठेला गाड़ी से। इसी क्रम में आप आज देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर कि ये कुछ युवक हैं जो कि दाऊद नगर औरंगाबाद से साइकिल से चढ़ करके बिहार के दरभंगा जिला में आ गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये औरंगाबाद
महाराष्ट्र में है और वहां के ये दाऊद नगर से साइकिल से चले। हालांकि रास्ते में कई जगह इनको रोक करके इनका री-स्क्रीनिंग किया गया। इनके पास ये कागजात है, जो ये कागजात दिखा रहे हैं कि हम लोगों का जांच किया गया था। तो इन लोगों ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मंडल, सोशु कुमार मंडल, तनुलाल ऋषिदेव, शंभू ऋषिदेव, रुपेश ऋषिदेव, प्रकाश ऋषिदेव, कीर्ति ऋषिदेव, रुपेश ऋषिदेव। तुम्हारा नाम क्या है? परमेश्वर मंडल। वहाँ क्या करते थे? वहाँ राइस में काम करते हैं सर। राइस मिल में। राइस मिल में। अभी कहाँ पर हो? अभी दरभंगा में भी है। कहीं पर दरभंगा में कहीं पर चेक नहीं हुआ? पहले हुआ था। दरभंगा से पहले चेक हुआ था? जिला प्रशासन के आदेश पर शहर में हर चौक चौराहों पर सघन मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। आपको बताते चले जो ये वाहन चेकिंग अभियान दो बातों के मद्देनजर ध्यान में रखकर चलाया जा रहा है। एक तो यातायात नियम का उल्लंघन न हो और दूसरी लॉकडाउन नियम का भी उल्लंघन न हो। अक्सर ऐसा देखा जा रहा है कि लॉकडाउन मामले का उल्लंघन ज्यादातर आम लोग करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि परिणाम उनके सामने है। आए दिन देश भर में कोरोना मरीजों की जनसंख्या बढ़ रही है, यहीं मृत्यु दर भी बढ़ रही है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों के पांव अपने घरों में नहीं थम रहे हैं। जिला प्रशासन, राज्य प्रशासन, केंद्र सरकार के द्वारा हर तरीके से, हर संभव से ये प्रयास किया जा रहा है कि आप अपने घरों में सुरक्षित रहें, घर में ही रह करके इस कोरोना वायरस पर हम विजय पा सकते हैं। लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं है और ऐसी स्थिति में पुलिस के द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही यातायात नियम का भी पालन कराया जा रहा है। किसी भी प्रकार के कोई त्रुटि अगर वाहन मालिक के पास पाया जाता है तो तुरंत जुर्माना की राशि लेकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। तेरे हाथों पे बैठा हूं मैं, कर रहा हूं तेरा इंतजार। मुंह में जाऊंगा तेरे, कर दूंगा तुझको बीमार। रिश्ते में तो हम तुम्हारे दुश्मन होते हैं, नाम है कोरोना। ओह नो 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 प्लीज, खाने से पहले साबुन से हाथ नहीं धोना। अभी मैं इसके हाथों में हूँ, अभी अपने दोस्त से हाथ मिलाएगा और उसके बाद मैं इसके दोस्त के हाथ में बैठ जाऊंगा, फिर इसके साथ साथ इसके दोस्त को भी। अरे ये क्या हो रहा है? नमस्ते नहीं करनी थी, हाथ मिलाना था। तेरे मुंह के अंदर मेरा प्यारा सा आशियाना है, जैसे ही तू छींकेगा मुझे आसपास फैल जाना है। कोरोना का इलाज पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोरोना से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। अरे ये क्या, इन्होंने तो मास्क लगा लिए और दूर दूर से बात कर रहे हैं। मरेंगे, बचाओ, दरभंगा जिला NSUI के तरफ से मोनीरा कोरोना वायरस संक्रमण से बीमारी से लड़ने हेतु अपने घरों में मास्क सिल करके लोगों को बीच वितरण कर रही हैं। उनके इस काम के लिए NSUI की तरफ से उन्हें धन्यवाद दिया गया है। आइए आपको दिखाते हैं कि NSUI के जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने अपने कार्यकर्ताओं को इस नेक काम करने के लिए क्या क्या कहा है। नमस्कार, आज हमारे NSUI की एक पैरा मेडिकल की छात्रा मोनीरा, जो NSUI में एक अहम कद बना ली है। पूरे लॉकडाउन के दरमियान दरभंगा NSUI के द्वारा जो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, मास्क, सैनिटाइज, हैंड वॉश, ग्लव्स जैसे सामग्री के माध्यम से, उसमें मोनीरा ने अपने हुनर के वजह से, अपने सिलाई की ज्ञान की वजह से पूरे दरभंगा को लगातार मास्क बना बना करके देने का काम की है। आज पुनः फिर मास्क दे करके दरभंगा NSUI के जागरूकता अभियान में अपना अहम योगदान दी है। इसके लिए पूरे दरभंगा NSUI की ओर से हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। इस
मोनीरा को बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी भी सराहनीय किए हैं। इसके लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा जी के प्रति दरभंगा NSY आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद। त्रिभुवन कुमार NSY जिला अध्यक्ष दरभंगा। नमस्कार। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त तत्वावधान में अपने राज्य से बाहर जो प्रवासी श्रमिक मजदूर हैं उनको अपने अपने गृह राज्य में लाया जा रहा है। इसी क्रम में आज दरभंगा में भी 2 ट्रेनों का आगमन हुआ अप्रवासी मजदूरों को लेकर। कल्याण महाराष्ट्र से एक ट्रेन पहुंची जिसमें कुल 1104 यात्री सवार थे, जिसमें 391 यात्री श्रमिक मजदूर दरभंगा जिला के थे और बाद बाकी 26 दूसरे जिला के मजदूर इस गाड़ी से आज दरभंगा पहुंचे। इन लोगों को जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि के द्वारा और सभी यात्रियों को ट्रेन से उतरने के बाद पूरे तरीके से सैनिटाइज किया गया। उनको पानी नाश्ता का पैकेट भी दिया गया। हम लोग नंदुरबार जिला से आ रहे हैं। कहाँ जाना है? मधुबनी जाना है। वहाँ क्या करते थे? वहाँ पढ़ते थे। ट्रेन में किसी तरह का पैसा वगैरह भी लगा है? कोई पैसा नहीं, कोई परेशानी नहीं। खाना वगैरह मिला है? सब कुछ मिला है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम MD कलीमुद्दीन हुआ। और जिनका गृह जिला दरभंगा है उनको भी प्रशासन के द्वारा घर तक पहुंचने की व्यवस्था की गई थी और जो दूसरे जिले के मजदूर हैं उन्हें बसों के माध्यम से अपने गृह जिला प्रशासन के द्वारा भेजा जा रहा है। वहीं दूसरी ट्रेन महाराष्ट्र के नेंदुबार से भी चली, जिसमें दरभंगा के 300 श्रमिक मौजूद हैं। 300 श्रमिक यात्रा करके दरभंगा पहुंचे हैं और 872 अप्रवासी मजदूर अन्य 8 जिलों के हैं जो दरभंगा पहुंचे हैं। इन 8 जिलों में रहने वाले अप्रवासी मजदूरों को जिला प्रशासन बसों की मदद से उनके अपने गृह जिला में पहुंचाएगी और वहां के गृह जिला में पहुंच जाने के बाद वहां के जो स्थानीय आला अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, पुलिस अधीक्षक हैं, उन लोगों का दायित्व बनता है कि वहां से स्थानीय लोगों को बसों के माध्यम से उनके अपने अपने गृह प्रखंड पहुंचाया जाए और वहां पर जरूरत के मुताबिक लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में भी रखा जाए। नंदुरबार महाराष्ट्र से एक ट्रेन अभी आई है जिसमें मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली के कुल 872 बच्चे जो हैं आए मदरसा के हैं। सभी को विभिन्न बसों के द्वारा सभी जिला संबंधित जिला को हम लोग भेज रहे हैं सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए। मैं ADM विभूति रंजन चौधरी, मैं ADM हूँ दरभंगा। इसमें विभिन्न जिला के लोग हैं, तो पहले से वो लिस्ट हम लोग को कम्युनिकेटेड थी और DTO के द्वारा यहाँ पे बसों की व्यवस्था कर दी गई है। आज हम लोग का ये करते हुए तीसरा दिन है, तो सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से भी हम लोगों ने सभी जगह फोर्स लगा दी है और एस्कॉर्ट पार्टी भी रेडी है। क्योंकि 2 दिन से हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग का एक्सपीरियंस इसमें हो गया है। ड्रिल हमारी सेट है और मॉर्निंग में भी ट्रेन आएगी, तो हम लोग इसको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से यहाँ करा रहे हैं और हमारी कोशिश है कि लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। उन्हें खाना दिया जा रहा है, उन्हें पानी की बोतल दी जा रही है, उनके लगेज को सैनिटाइज किया जा रहा है, उन्हें मास्क भी दिया गया था कल। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं। सर, सुरक्षा की बात करें तो फोर्स किस तरह इन लोगों को बस तक ले जा रही है? देखिए, इनकी जो बसें जाएंगी उनके साथ में एस्कॉर्ट पार्टी भी जा रही है, संबंधित जिला से मजिस्ट्रेट भी आए हुए हैं और अंदर की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी है वो RPF कर रही है। एक प्लान बनाया गया कि बोगीज जो हैं वो एक साथ ओपन नहीं होंगी, एक एक करके ओपन होंगी और प्लेटफॉर्म के बाहर जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ जो फोर्स लगी है दरभंगा जिला बल से, वो हम लोग ने इस प्रकार से लगाई है कि लोगों का जमावड़ा ना हो कहीं पे। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो दरभंगा। हमारे यहाँ का रिकॉर्ड रहा है कि 100% एग्जामिनेशन में बच्चे सिक्योर करते हैं, रिजल्ट 100% होता है। स्मार्ट क्लासेज, इंडोर आउटडोर गेम्स, जूडो, कराटे, नृत्य एवं संगीत, सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत मार्शल आर्ट क्लासेज स्पेशली गर्ल्स के लिए 25,000 बुक्स कलेक्शन युक्त बड़ी लाइब्रेरी, 5वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एवं कंप्यूटर का बेहतरीन लैब व स्पेशलिस्ट फैकल्टीज, CCTV युक्त वर्ग कक्ष, खेलने के लिए बड़ा व मुफ्त खेल का मैदान, दूर से आने जाने वाले बच्चों के लिए वाहन की सुविधा। BPL कार्ड जो भी बच्चों का है उसमें इस ईयर भी 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्टैंडर्ड 1 फ्री में उनका एडमिशन्स होगा और उनको जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वो एंजल हाई स्कूल करवाएगी।
और इन सभी कारणों से मैं जो देख रहा हूँ अपने एंजल हाई स्कूल में जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो अब आहिस्ते आहिस्ते हमारी तरफ खिंचते चले आ रहे हैं। मैं उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। एंजिल हाई स्कूल, एंजिल गर्ल्स हाई स्कूल, भीगो, दरभंगा। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों के लिए पठन पाठन की उत्तम व्यवस्था, अनुभवी शिक्षकों द्वारा दी जाती है बेहतर शिक्षा। और ये बच्चों के खेलने के लिए मुफ्त खेल का मैदान, हॉस्टल की भी उत्तम व्यवस्था, हॉस्टल में रहने वाले छात्रों के लिए शुद्ध एवं पौष्टिक भोजन की भी उत्तम व्यवस्था। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनिशा कुमारी, आई रीड इन क्लास 6। मैं अपने स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ सिखाई जाती है, कला प्रतियोगिता होती है, स्पोर्ट्स होते हैं और यहाँ पे कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासेस है और स्कूल से बहुत खुश हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल में अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम बच्चे को जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं, चाहे वो मिथिला पेंटिंग हो, चाहे वो मतलब ड्राइंग हो, जो भी है कला हो, जिस क्षेत्र में हमारे बच्चे जाना चाहते हैं उसके लिए हम तत्पर रहते हैं। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बार मैनर्स पब्लिक स्कूल सीनियर ब्रांच में जरूर नामांकन करवाएं। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ। मैं मैनर्स पब्लिक स्कूल के निर्देशक उमेश कुमार यादव बोल रहा हूँ। मैनर्स पब्लिक स्कूल मैंने अपने इस पिछड़े हुए इलाके के विकास के उद्देश्य से यहाँ स्थापना किया था और उस विकास में हमेशा मैं तत्पर रहता हूँ। इस स्कूल के बच्चे बहुत आगे बढ़े हैं। मैनर्स पब्लिक स्कूल जूनियर ब्रांच दिलावरपुर दरभंगा। हमारी विशेषताएं लगातार कम शुल्क में उच्च कोटि की शिक्षण व्यवस्था। सुसज्जित एवं विकसित कक्ष। मैं ऋषिकेश कुमार, उप निर्देशक मैनर्स पब्लिक स्कूल दिलावरपुर जुन्नार दरभंगा। शिक्षा मनुष्य की बेसिक चीज होती है। ये विद्यालय 2 जनवरी 1995 से स्थापित है। मेरे बच्चे एक अच्छे स्कूल में पढ़े। योग्य एवं अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिका, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत एवं उर्दू में से 3 भाषाओं का अध्यापन, कंप्यूटर लैब, CCTV से युक्त वर्ग कक्ष, जिसमें हमारे बच्चे उस शिक्षा को ग्रहण कर अपनी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसरित होती है। विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय की व्यवस्था, प्राथमिक उपचार की व्यवस्था। मैं कल्पना कुमारी, प्रधानाध्यापिका, मैनर्स पब्लिक स्कूल की ओर से आप सभी अभिभावकों का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, जो आप लोगों ने मेरा अभी तक इतना सहयोग किया है और आगे भी आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे उम्मीद में आप सहयोग हमेशा बनाए रखेंगे। अंकन के लिए 2020 और 21 सत्र के लिए आप लोग हमसे फिर से एक बार संपर्क करें। धन्यवाद। हमारा लक्ष्य स्वाध्याय, स्वावलंबन, अनुशासन, समय पालन, सेवा भाव, मातृपितृ एवं गुरु। सत्र 2020-21 के लिए नामांकन प्रारंभ।